हेलो एवरीबॉडी। आज हम डाइजेशन का बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन को कवर कर लिया था। तो आज हम लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टिव प्रोसेस को देखेंगे और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर होने वाली डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ को समराइज करेंगे। और उसके बाद हम जो डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इनके एक्शन को देखेंगे, इनके एक्शन को समराइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई सिग्निफिकेंट डाइजेशन नहीं होता है। मैकेनिकल डाइजेशन में यहाँ पे फूड की मूवमेंट होती है और केमिकल डाइजेशन के अंदर जो भी थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है वो बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ के द्वारा किया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। तो जैसा कि हमने हिस्टोलॉजी के अंदर पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है जिसे हम बोलेंगे इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जिसे हम बोलेंगे सीकम, इन दोनों के बीच में जो ओपनिंग होती है इसको रेगुलेट किया जाता है इलियोसिकल वाल्व के द्वारा या इलियोसिकल स्फिंक्टर के द्वारा। तो इन दोनों के बीच में जो फूड की मूवमेंट होगी उसको रेगुलेट किया जाता है इलियोसिकल वाल्व के द्वारा। यह इलियोसिकल वाल्व पार्शियली क्लोज्ड रहता है, तो इस वजह से इलियम से सीकम के अंदर फूड की मूवमेंट स्लो होती है। मील के जस्ट बाद, इमीडिएटली आफ्टर मील, एक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रो इलियल रिफ्लेक्स। तो यह प्रोड्यूस होता है इलियम के अंदर, इलियम के अंदर यह प्रोड्यूस होता है और यह यहाँ पे पेरिस्टल्सिस को इंटेंसिफाई कर देता है, पेरिस्टल्सिस को बढ़ा देता है। तो इसकी वजह से काइम जो है वो इलियम से सीकम के अंदर आएगा। और इसके अलावा जो दूसरा हार्मोन है जो हमने पढ़ा था, जी सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया था, स्टमक के अंदर जो जी सेल्स पाई थी उनके द्वारा सीक्रेट किया जाता है गेस्ट्रिन हार्मोन, तो वो भी इस मूवमेंट को बढ़ा देता है। वो भी जो इलियोसिकल वाल्व है इसको ओपन कर देता है, इसको रिलैक्स कर देता है। तो इस वजह से गेस्ट्रिन हार्मोन भी इलियम से सीकम के अंदर फूड की मूवमेंट को बढ़ा देता है। तो अब इलियम से जो फूड है वो सीकम के अंदर आएगा। जब सीकम फिल हो जाएगा तो फिर वो असेंडिंग कॉलन के अंदर चला जाएगा। उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट है लार्ज इंटेस्टाइन की वो है होस्ट्रल चर्निंग। तो हमने स्ट्रक्चर के अंदर देखा था कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऐसी गांठी जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम बोलते हैं होस्ट्रा। तो होस्ट्रल चर्निंग के अंदर एक होस्ट्रा है, यह फूड से फिल होगा, होस्ट्रा रिलैक्स होगा, इसके अंदर फूड फिल होगा और एक पॉइंट पे आने के बाद यह कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फूड को दूसरे होस्ट्रा के अंदर मूव कर देगा। तो इस प्रकार होस्ट्रल चर्निंग के अंदर एक होस्ट्रा से दूसरे होस्ट्रा के अंदर, एक होस्ट्रम से दूसरे होस्ट्रम के अंदर फूड की मूवमेंट होती है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टल्सिस भी होता है, लेकिन पेरिस्टल्सिस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अगर हम इसकी बात करें रेट की तो लगभग 3 से 12 कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट होते हैं, तो यह बहुत ही कम रेट है अगर हम दूसरे पार्ट्स को अगर कंपेयर करें तो। और जो लास्ट जो मूवमेंट है मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर वो है मास पेरिस्टल्सिस। मास पेरिस्टल्सिस, तो मास पेरिस्टल्सिस ट्रांसवर्स कॉलन के मिडल पार्ट से स्टार्ट होता है, ट्रांसवर्स कॉलन के मिडिल पार्ट से स्टार्ट होगा और कॉलन के अंदर जो भी कंटेंट होगा इसको वो रेक्टम के अंदर डाल देगा। तो इस प्रकार से मास पेरिस्टल्सिस के द्वारा फूड को कॉलन से रेक्टम के अंदर मूव किया जाता है। तो इस प्रकार 3 टाइप की जो कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट है मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है वो होस्ट्रल चर्निंग, पेरिस्टल्सिस और मास पेरिस्टल्सिस। होस्ट्रल चर्निंग के अंदर फूड को एक होस्ट्रम से दूसरे होस्ट्रम के अंदर मूव किया जाता है, यह होता है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल्स। पेरिस्टल्सिस जो होता है इतना इंटेंसिफाइड नहीं होता है, इसकी रेट बहुत कम होती है। और मास पेरिस्टल्सिस के द्वारा जो भी कंटेंट है, जो भी फूड है उसको कॉलन से डाला जाता है रेक्टम के अंदर। तो ये अपना मैकेनिकल डाइजेशन। उस केमिकल डाइजेशन, लार्ज इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स के द्वारा किसी भी प्रकार का एंजाइम सीक्रेट नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे केवल गॉबलेट सेल्स पाई जाती है जिनके द्वारा म्यूकस सीक्रेट किया जाता है, जो कि फूड को मूव करने का काम करते हैं, फूड की मूवमेंट को इजी बनाते हैं। तो यहाँ पे जो भी केमिकल डाइजेशन होता है वो कॉलन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो बैक्टीरिया जो भी कार्बोहाइड्रेट बच जाता है उसको फर्मेंट करते हैं और इसके फर्मेंटेशन से हाइड्रोजन,
कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेज प्रोड्यूस होती है। जब इन गैसेज की अमाउंट ज़्यादा होती है तो फ्लैटस प्रोड्यूस होता है। तो ये एक डिजीज़ हम बोल सकते हैं, एक डिसऑर्डर बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्लैटुलेंस। तो फ्लैटुलेंस तब प्रोड्यूस होता है जब इनका फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेज की अमाउंट इंटेस्टाइन के अंदर बढ़ जाती है। बैक्टीरिया जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स है, जो रिमेनिंग प्रोटीन्स है, इनको अमाइनो एसिड्स के अंदर तोड़ देते हैं और फिर अमाइनो एसिड्स को यूज़ में लेते हुए कुछ दूसरे सिंपलर सब्सटेंस बनाते हैं, कुछ दूसरे सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि इंडोल, स्केटोल और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये इंडोल, स्केटोल और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये फिशिस का जो ऑर्डर होता है तो उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बैक्टीरिया बिलीरुबिन जो कि एक बाइल पिगमेंट है, इसको सिंपलर पिगमेंट जैसे स्टर्कोबाइलिन, जिसको हम 2-3 बार पहले देख चुके हैं, स्टर्कोबाइलिन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि फिशिस के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इस प्रकार केमिकल डाइजेशन कॉलन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की एक्टिविटीज़ के द्वारा किया जाता है और मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर फूड को मूव किया जाता है। तो यहाँ पे अपने डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम समरी ऑफ डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ देखेंगे। एलिमेंट्री कैनाल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे हम स्टार्ट करें माउथ से, माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद गोल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियाज। तो इतने पार्ट हमने डिटेल में कवर कर लिए, तो इनको अब हम समराइज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव एक्टिविटीज इन माउथ से। तो माउथ के अंदर जो पहला पार्ट है वो है चिक्स एंड लिप्स। तो चिक्स और लिप्स क्या करते हैं कि फूड को दांतों के बीच में रखते हैं और इससे क्या होगा कि मैस्टिकेशन के दौरान, तो मैस्टिकेशन का मतलब होता है कि फूड को चबाना, चबाने के साथ उसको मिक्स करना। तो इससे क्या होगा कि फूड को यूनिफॉर्मली च्यू किया जाएगा, फूड को अच्छे तरीके से चबाया जाएगा मैस्टिकेशन के दौरान। दूसरा जो स्ट्रक्चर है माउथ का वो है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये सलाइवा सीक्रेट करते हैं। तो सलाइवा क्या करता है? सलाइवा एक तो माउथ और फेरिंग्स की लाइनिंग जो होती है, अंदर वाली जो लेयर होती है, उसको मॉइस्ट करता है, इसको ल्यूब्रिकेट करता है और यह फूड को सॉफ्ट करता है, मॉइस्ट करता है और फूड को डिजोल्व करता है। इसके अलावा यह माउथ और टीथ को क्लींज करने का काम करता है, माउथ और टीथ को साफ करने का काम करता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च को माल्टोज, माल्टोट्राइयोज और अल्फा डेक्स्ट्रिन के अंदर तोड़ देता है। उसके बाद अगला जो ऑर्गन है वो है माउथ के अंदर पाया जाने वाला टंग। तो टंग के अंदर पहली स्ट्रक्चर है एक्सट्रिंसिक टंग मसल्स। एक्सट्रिंसिक टंग मसल टंग की मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो साइड बाय साइड मूवमेंट और इन एंड आउट जो मूवमेंट होती है एक्सट्रिंसिक टंग मसल्स की वजह से होती है। तो इसकी वजह से फूड को मैस्टिकेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है, फूड को बोलस का शेप दिया जाता है क्योंकि ये टंग की वजह से होता है, और फूड को स्वेलोइंग के लिए तैयार किया जाता है। उसके दूसरी जो मसल्स हैं वो है इंट्रिंसिक टंग मसल्स। इंट्रिंसिक टंग मसल्स वो होती हैं जो कि टंग के अंदर ओरिजिनेट होती है, और एक्सट्रिंसिक टंग मसल्स वो होती हैं जो टंग के बाहर ओरिजिनेट होती हैं और इंटरवीन करती हैं टंग को। तो इंट्रिंसिक टंग मसल टंग के शेप को ऑल्टर करती है और स्वेलोइंग और स्पीच में ये हेल्पफुल होती है। इसके अलावा जो अगला जो ऑर्गन है, अगले जो पार्ट है माउथ के अंदर पाए जाने वाला वो है टेस्ट बर्ड्स। तो ये टंग का जो पार्ट है टेस्ट बर्ड्स, तो इसके अंदर गस्टेटरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, टेस्ट के लिए रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो ये करेगा क्या कि जैसे ही फूड जो भी फूड है, फूड के अंदर पाए जाने वाले जो केमिकल्स हैं, तो केमिकल्स से गस्टेटरी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे और फिर नर्व इम्पल्स यहाँ से ओरिजिनेट होगा गस्टेटरी रिसेप्टर से, टेस्ट बर्ड से, और ये सलाइवेटरी न्यूक्लियस के पास जाएगा जो कि ब्रेन स्टेम के अंदर पाया जाता है। तो इससे टेस्ट का परसेप्शन किया जाता है। लिंगुअल ग्लैंड्स, तो टंग के अंदर पाई जाने वाली स्पेशल ग्लैंड्स जो कि लिंगुअल लाइपेज एंजाइम को सीक्रेट करती है। लिंगुअल लाइपेज ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर वर्क करता है और इसे फैटी एसिड्स और डाइग्लिसराइड के अंदर तोड़ देता है। उसके बाद अगला जो पार्ट है वो है टीथ। तो टीथ का काम होता है फूड को काटना, टीयर करना, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना।
तो इससे ये होगा कि जो सॉलिड फूड है ये छोटे पार्टिकल्स के अंदर रिड्यूस हो जाएगा, छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, जिससे कि स्वेलोइंग की प्रोसेस, निगलने की जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाएगी। तो फेरिंग्स और इसोफेगस के अंदर कोई केमिकल डाइजेशन तो होता नहीं है, यहाँ पे केवल डिग्लूटेशन की प्रोसेस होती है, जिसके 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज है वॉल्यूंट्री स्टेज, दूसरा फेरेंजियल और तीसरा इसोफेजियल स्टेज। तो फेरिंग्स के अंदर डिग्लूटेशन की फेरेंजियल स्टेज कंप्लीट होती है। तो इससे क्या होगा कि बोलस ओरोफेरिंक्स से लैरिंजोफेरिंक्स में और लैरिंजोफेरिंक्स से इसोफेगस के अंदर चला जाएगा। मतलब फूड की मूवमेंट फेरिंग से इसोफेगस के अंदर होगी। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि एयर पैसेजवेज होता है, ट्रैकिया जो होता है, नेजोफेरिंक्स होता है, उसको ये क्लोज कर देता है। तो हमने डिग्लूटेशन के अंदर पढ़ा था, डिग्लूटेशन की जो प्रोसेस है इसमें उव्यूला और सॉफ्ट पैलेट को स्टिमुलेट किया जाता है, जिससे ये नेजोफेरिंक्स को क्लोज कर देते हैं, और एपिग्लोटिस जो होता है वो ट्रैकिया को बंद कर देता है। इस प्रकार से फूड जो होता है वो एयर पैसेज वे के अंदर या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नहीं जा पाता है। ईसोफेगस की अगर बात करें तो ईसोफेगस से स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स दोनों का बना होता है। अपर वाला जो पार्ट है वो स्केलेटल मसल का होता है, और बीच वाला पार्ट स्केलेटल और स्मूथ मसल दोनों का बना होता है। और जो सबसे जो लोअर वाला पार्ट है जो कि स्टमक के पास पाया जाता है वो स्मूथ मसल्स का बना होता है। तो इसके दोनों एंड के ऊपर 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं, ऊपर वाली साइड पे अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर और नीचे वाली साइड पे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो अगर अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन होता है तो इससे बोलस लैरिंजोफेरिंक्स से आएगा इसोफेगस के अंदर। क्योंकि ये लैरिंजोफेरिंक्स और इसोफेगस के बीच में पाया जाता है, तो इस वजह से फूड लैरिंजोफेरिंक्स से इसोफेगस में तब आएगा जब अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा। उसके बाद इसोफेजियल स्टेज ऑफ डिग्लूटेशन ये होता है बिकॉज ऑफ पेरिस्टाल्सिस। तो इसकी वजह से बोलस इसोफेगस से चला जाएगा स्टमक के अंदर। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है, पेरिस्टाल्टिक जो वेव होती है, ये फूड को इसोफेगस के नीचे की तरफ पुश करती हैं, जिसकी वजह से जैसे ही लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है तो बोलस स्टमक के अंदर चला जाता है। इसोफेगस के अंदर कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है। इसका जो म्यूकस वाला पार्ट होता है वो म्यूकस सीक्रेट करता है। तो म्यूकस जो होता है वो बोलस को ल्यूब्रिकेट करता है, जिसकी वजह से इसका पैसेज, इसकी मूवमेंट आसान हो जाती है। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव एक्टिविटीज इन स्टमक, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जो म्यूकोसा वाला पार्ट होता है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती है। तो म्यूकोसा में पाई जाने वाली पहली सेल्स है सरफेस म्यूकस सेल्स और म्यूकस नेक सेल्स। तो इनका काम होता है म्यूकस सीक्रेट करना। तो म्यूकस पहली चीज़ तो ये क्या करता है कि प्रोटेक्टिव बैरियर का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि स्टमक के अंदर HCl सीक्रेट होता है, और HCl जो होता है ये लाइनिंग को डैमेज कर सकता है, स्टमक की वॉल को डैमेज कर सकता है। तो म्यूकस ऐसा होने नहीं देता है। म्यूकस लाइनिंग का प्रोटेक्शन करता है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर का फॉर्मेशन करता है। तो इस वजह से एसिड जो होता है वो स्टमक की वॉल को डैमेज नहीं कर पाता है। दूसरे टाइप की जो सेल्स है पैराइटल सेल्स, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर को सीक्रेट करती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तो माइक्रोब्स को किल करता है फूड के अंदर। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट रोल ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया था। यहाँ पे हम केवल समराइज कर रहे हैं। प्रोटीन को डीनेचर करने का काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम है और पेप्सिन इसकी एक्टिव फॉर्म है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक होता है। चीप सेल्स के द्वारा एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं। तो इसमें पहला एंजाइम है पेप्सिनोजन और दूसरा एंजाइम है गैस्ट्रिक लाइपेज। तो पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है और इसको HCl के द्वारा पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि प्रोटीन्स को पेप्टाइड के अंदर तोड़ देता है। दूसरा जो एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज, यह ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड के अंदर तोड़ देता है। जी सेल्स ये एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं जो गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को प्रमोट करता है। तो गैस्ट्रिक जूस के प्रमोट कैसे करेगा, पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सीक्रेशन के लिए, चीप सेल को स्टिमुलेट करेगा पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज की सीक्रेशन के लिए, और म्यूकस नेक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा म्यूकस सीक्रेट करने के लिए। इस प्रकार यह गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है।
मस्कुलरिस, तो अगर हम मस्कुलरिस की बात करें तो यहाँ पे 3 लेयर्स पाई जाती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर और ऑब्लिक। और जो ऑब्लिक वाली जो लेयर होती है, तो स्टमक के हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक पार्ट। तो बॉडी वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं ऑब्लिक मसल्स। तो ऑब्लिक मसल्स मतलब मस्कुलरिस की जितनी भी लेयर्स है, तो ये मिक्सिंग वेव्स या पेरिस्टल्टिक वेव्स इनके अंदर जनरेट होता है। तो इसकी वजह से फूड को चर्न किया जाता है और फूड को फिजिकली ब्रेक किया जाता है, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स किए जाते हैं और इसको गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से फूड जो होता है एक सूपी फ्लूइड बना लेता है, जिसे हम बोलते हैं काइम। पाइलोरिक स्फिंक्टर की बात करें तो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है वो जो पाइलोरस पार्ट होता है और जो डियोडिनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, इन दोनों के बीच में पाया जाता है। और जब ये ओपन होता है तब काइम पाइलोरस से डियोडिनम के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार से यह स्टमक से डियोडिनम के अंदर काइम की मूवमेंट को रेगुलेट करता है। पैनक्रियाज जो होता है पैनक्रियाटिक जूस को डियोडिनम में रिलीज करेगा। तो पैनक्रियाटिक जूस को कैसे रिलीज़ किया जाता है वो हमने इनकी स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ लिया था कि जो गोल ब्लैडर से एक डक्ट निकलते हैं जिसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, और लीवर से जो डक्ट निकलते हैं उसको बोलता है हिपैटिक डक्ट। दोनों मिलके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट फिर जॉइन होती है पैनक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ विरसंग से, डक्ट ऑफ विरसंग, और ये दोनों फिर एक हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला बनाते हैं जो कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के माध्यम से डियोडिनम के अंदर ओपन होता है। तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के फूड स्टफ्स को डाइजेस्ट करते हैं, जो कि हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स के एक्शन में देखेंगे। फिर से लीवर, तो लीवर का पहला काम तो होता है बाइल प्रोड्यूस करना, जिसके अंदर बाइल सोल्ट्स पाए जाते हैं, और बाइल सोल्ट्स की वजह से क्या होता है, फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। तो इमल्सिफिकेशन के बिना फैट का डाइजेशन नहीं हो सकता, तो इस वजह से फैट के डाइजेशन के लिए बाइल नेसेसरी होता है। तो यहाँ पे हम केवल डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, तो लीवर के जो बाकी के रोल्स हैं, मेटाबॉलिक रोल्स हैं, वो हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे। उसके बाद जो गोल ब्लैडर है, तो गोल ब्लैडर का काम होता है कि यह बाइल को स्टोर करता है, उसको कॉन्सेंट्रेट करता है, और जब इसकी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है तब ये डियोडिनम के अंदर कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा बाइल को रिलीज कर देगा, डिलीवर कर देगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकोसा वाला पार्ट है, यह इंटेस्टिनल ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करता है, और इसके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं। तो सारी सेल्स हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। पहली सेल है एब्जॉर्प्टिव सेल। तो एब्जॉर्प्टिव सेल क्या करती है कि ये न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करती है और एब्जॉर्ब करती है। इनके द्वारा डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं, जिनको हम ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स बोलते हैं। इनके ऊपर जो माइक्रोविलाई पाई जाती हैं, तो माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स रिलीज करती हैं और जो फूड को डाइजेस्ट करती है, फूड को फाइनल शेप देती है, इनको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, और ये क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी करती हैं। गोबलेट सेल्स म्यूकस सीक्रेट करती हैं। इसके अलावा एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स भी पाई जाती है इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के अंदर, जो कि 3 टाइप की होती है, एस, सीसीके और के। एस के द्वारा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है सीक्रेटिन, सीसीके के द्वारा कोलिसिस्टोकाइनिन, और के सेल्स के द्वारा ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। तो इनको हम जब हम हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ेंगे डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ का, तब इनको कवर करेंगे। पेनेथ सेल्स लाइसोजाइम सीक्रेट करती है, जो कि एक बैक्टीरिसाइडल एंजाइम है। तो यह बैक्टीरिया का फैगोसाइटोसिस प्रमोट करता है। डिओडिनल ग्लैंड्स, जिनको हम ब्रूनर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, तो यह एल्केलाइन फ्लूइड सीक्रेट करती है, और ये एल्केलाइन फ्लूइड क्या करता है कि स्टमक से जो भी एसिड आएगा उसको बफर करने का काम करता है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, और इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसको स्टमक से आने वाले एसिड डेट्रीमेंटल इफेक्ट से इसकी प्रोटेक्शन करता है, और यह फूड को लुब्रिकेट भी करता है। म्यूकोसा के अंदर सर्कुलर फोल्ड्स पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं प्लाइका सर्कुलरिस। तो ये जो प्लाइका सर्कुलरिस होते हैं, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में पाए जाने वाले फोल्ड्स, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है ये बढ़ेगी, ये प्रमोट होगी, इंक्रीज होगी। विलाई, तो विलाई
म्यूकोसा में पाए जाने वाले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और ये भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ये भी सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्टिव सेल्स के ऊपर पाए जाने वाले प्रोजेक्शंस होते हैं, और इनसे ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं, जो कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। तो इंटेस्टाइन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने कवर किया था कि 3 चीज़ें यहाँ पे सर्कुलर फोल्ड्स, विलाई और माइक्रोविलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट अगर हम देख लें तो पहला ल्यूमेन, तो ल्यूमेन के अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटी के द्वारा अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, इनका डाइजेशन किया जाता है, इनको तोड़ा जाता है। इनमें से कुछ जो होते हैं वो फिशेज के साथ एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, और कुछ को इनमें से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और कुछ जो इनके अंदर डेंजरस होता है, जो डेंजरस प्रोडक्ट होते हैं, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको लीवर के द्वारा डिटॉक्सिफाई किया जाता है। यहाँ पे पाए जाने वाले बैक्टीरिया कुछ बी विटामिन और विटामिन के का भी सिंथेसिस करते हैं। तो ये यहाँ पे जो भी डाइजेशन होता है वो बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ के द्वारा किया जाता है। म्यूकोसा के अंदर गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करती हैं, और म्यूकस एक तो कॉलन को ल्यूब्रिकेट करता है जिससे फूड की मूवमेंट ईजी हो जाएगी, और दूसरा यह म्यूकोसा की प्रोटेक्शन करता है। मस्कुलरिस, तो मस्कुलरिस के द्वारा 3 टाइप की प्रोसेस की जाती है, मैकेनिकल डाइजेशन की 3 टाइप की प्रोसेस। होस्ट्रल चर्निंग के द्वारा फूड को या कंटेंट्स को एक होस्ट्रम से दूसरे होस्ट्रम के अंदर मूव किया जाता है, और ये किया जाता है बाई मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। पेरिस्टल्सिस, तो पेरिस्टल्सिस कोलन के अंदर फूड को मूव करने का काम करता है। मास पेरिस्टल्सिस के द्वारा फूड को कोलन से रेक्टम के अंदर धकेला जाता है, फोर्स किया जाता है। तो ये है अपनी डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़, और अब हम देखेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स की समरी कि डाइजेस्टिव एंजाइम कौन से एंजाइम्स कहाँ से रिलीज होते हैं, उनके क्या सबस्ट्रेट्स होते हैं, और कौन से प्रोडक्ट्स उनके द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सलाइवा से। तो सलाइवा के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला है सलाइवरी एमाइलेज और दूसरा है लिंगुअल लाइपेज। तो सलाइवरी एमाइलेज सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और यह स्टार्च जो कि एक पॉलीसेकेराइड है उसके ऊपर वर्क करता है, और स्टार्च को तोड़ देता है किसमें, माल्टोज, माल्टोट्राइयोज और अल्फा डेक्स्ट्रिन के अंदर। माल्टोज एक डाइसेकेराइड है, माल्टोट्राइयोज एक ट्राइसेकेराइड है, और अल्फा डेक्स्ट्रिन 10 से 12 ग्लूकोज की यूनिट से बना हुआ एक पॉलीसेकेराइड है। उसके बाद दूसरा जो एंजाइम है वो है लिंगुअल लाइपेज, जो कि लिंगुअल ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, और यह ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर वर्क करता है, और ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स और डाइग्लिसराइड्स के अंदर तोड़ देता है। तो ये काम होता है लिंगुअल लाइपेज का। लिंगुअल लाइपेज एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होता है। सलाइवरी एमाइलेज का काम इतना सिग्निफिकेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि फूड जो है माउथ के अंदर थोड़ी देर तक ही रहता है, इसके बाद ये फेरिंग्स के अंदर इसको पुश कर दिया जाता है, डिग्लूटेशन की प्रोसेस हो जाती है, इस वजह से सलाइवरी एमाइलेज ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। दूसरा जो जूस है डाइजेस्टिव जूस वो है गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर पहला जो एंजाइम है वो है पेप्सिन। तो पेप्सिन को सीक्रेट किया जाता है बाय चीफ सेल इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है HCl के द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को तोड़ देता है, प्रोटीन्स का पार्शियल डाइजेशन करता है, और इसके पेप्टाइड रिलीज होते हैं। तो प्रोटीन से पेप्टोन्स और प्रोटीजेज रिलीज होते हैं। तो यह एक तो प्रोटीन के अनफोल्डिंग करता है और कुछ पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ देता है, तो प्रोटीन से पेप्टाइड्स यहाँ पे रिलीज होते हैं। दूसरा जो एंजाइम है वो गैस्ट्रिक लाइपेज। तो यह भी चीफ सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। यह ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर वर्क करता है, और ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स के अंदर तोड़ देता है। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस है वो डाइजेशन की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर सभी प्रकार के फूड स्टफ को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम्स पैनक्रियाटिक एसिनाई। तो पैनक्रियाटिक एसिनाई जो कि एक्सोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियाज का, तो उनके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, उनके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। तो इनमें पहला एंजाइम है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज
पॉलीसेकेराइड्स स्टार्च और ग्लाइकोजन के ऊपर वर्क करता है और इनका ब्रेकडाउन करता है माल्टोज, माल्टोट्राइयोज और अल्फा डेक्सट्रीन्स के अंदर। दूसरा एंजाइम है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन को इनएक्टिवेटेड फॉर्म में इसको सीक्रेट किया जाता है जिससे बोलते हैं ट्रिप्सिनोजन, और ट्रिप्सिनोजन को एंटीरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा इसको एक्टिवेट किया जाता है। तो ट्रिप्सिनोजन का प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होता है और ट्रिप्सिनोजन से बनता है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। उसके बाद अगला एंजाइम है काइमोट्रिप्सिन। तो काइमोट्रिप्सिन को इनएक्टिवेटेड फॉर्म काइमोट्रिप्सिनोजन फॉर्म में इसको सीक्रेट किया जाता है और काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है ट्रिप्सिन के द्वारा। तो इसका एक्शन भी सेम होता है, ये प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स के अंदर तोड़ देता है। अगला जो एंजाइम है वो इलास्टेज। तो इलास्टेज को इनएक्टिवेट फॉर्म प्रो इलास्टेज के रूप में सीक्रेट किया जाता है और यह भी प्रोटीन्स को पेप्टाइड में तोड़ने का काम करता है। ये बेसिकली इलास्टिन प्रोटीन के ऊपर काम करता है। अगला एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज एक एक्सोपेप्टिडेज होता है। एक्सोपेप्टिडेज मतलब यह एक्सोपेप्टिडेज ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो या तो एन टर्मिनस से अमाइनो एसिड को तोड़ते हैं या फिर सी टर्मिनस से अमाइनो एसिड को तोड़ते हैं। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज कार्बोक्सिल एंड से अमाइनो एसिड को रिलीज करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एक अमाइनो एसिड रिलीज होंगे और दूसरे पेप्टाइड्स रिलीज होंगे। तो सी एंड से अमाइनो एसिड रिलीज होगा और बाकी जो पार्ट बच जाएगा तो वो, तो इससे दो टुकड़े बनेंगे, अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड्स। पैनक्रियाटिक लाइपेज इससे पहले दो लाइपेज और आते हैं। तो पहला लाइपेज जो था वो लिंगुअल लाइपेज और दूसरा गैस्ट्रिक लाइपेज। उन दोनों का रोल इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ट्राइग्लिसराइड का अधिकांश जो डाइजेशन है वो पैनक्रियाटिक लाइपेज के द्वारा किया जाता है। ये ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ देता है, किस में तोड़ देता है, फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स के अंदर। उसके अगली जो कैटेगरी है एंजाइम्स की वो है न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज दो प्रकार के होते हैं, राइबोन्यूक्लिएज आरएनएज या फिर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज डीएनएज। राइबोन्यूक्लिएज आरएनए के ऊपर काम करता है और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज डीएनए के ऊपर काम करता है और इनसे रिलीज किए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो पैनक्रियाटिक जूस जो है एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है। इसके अंदर सभी प्रकार के फूड स्टफ को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब जो लास्ट पार्ट है एंजाइम्स के अंदर वो है ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। तो ये माइक्रोविलाई वाले पार्ट के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब्जॉर्प्टिव सेल्स की माइक्रोविलाई के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो इसके अंदर पहला एंजाइम है अल्फा डेक्सट्रिनेज। अल्फा डेक्सट्रिन्स के ऊपर वर्क करता है। तो अल्फा डेक्सट्रिन जो है वो स्टार्च और ग्लाइकोजन से प्रोड्यूस किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ एमाइलेज एंजाइम। और अल्फा डेक्सट्रिन जो है ये ग्लूकोज से बना होता है। तो इसको इसकी जो यूनिट्स होती है फंडामेंटल यूनिट्स ग्लूकोज के अंदर तोड़ दिया जाता है। माल्टोज और माल्टोट्राइयोज के ऊपर काम करता है और इसको ग्लूकोज के अंदर तोड़ देता है। तो अगर माल्टोज है तो 2 ग्लूकोज की यूनिट्स रिलीज होंगी, अगर माल्टोट्राइयोज है तो 3 ग्लूकोज की यूनिट्स रिलीज होंगी। सुक्रोज के ऊपर वर्क करता है और इसको इसकी जो कंपोनेंट यूनिट्स हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर तोड़ देता है। लैक्टोज मिल्क शुगर के ऊपर काम करता है और इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर तोड़ देता है। एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यह एक प्रोटियोलिटिक क्लीवेज रिएक्शन होती है। इसमें से ट्रिप्सिनोजन का थोड़ा सा फ्रेगमेंट तोड़ दिया जाता है जिससे ये एक्टिवेट हो जाता है। अमाइनोपेप्टिडेज, यह भी एक एक्सोपेप्टिडेज है जो कि अमाइनो टर्मिनस से अमाइनो एसिड को रिलीज करने का काम करता है। तो इससे इसका रिजल्ट भी क्या होगा कि एन टर्मिनस से अमाइनो एसिड रिलीज होंगे और बाकी जो पार्ट बच गया दूसरा वो होगा पेप्टाइड। तो ये इससे अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड्स बनेंगे। डाईपेप्टिडेज, यह 2 अमाइनो एसिड की यूनिट्स डाईपेप्टाइड्स के ऊपर काम करता है और इससे अमाइनो एसिड्स रिलीज होते हैं। लास्ट जो कैटेगरी है एंजाइम्स की वो है न्यूक्लियोसाइडेजेस एंड फॉस्फेटेज। तो फॉस्फेटेज तो फॉस्फेट को रिलीज करता है और न्यूक्लियोसाइडेज जो है वो न्यूक्लियोसाइड्स को तोड़ देता है जिससे नाइट्रोजनस बेस और पेंटोजेज रिलीज होते हैं। तो न्यूक्लियोसाइडेज जो है ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ देता है जिससे नाइट्रोजनस बेस और पेंटोजेज रिलीज होते हैं और फॉस्फेटेज एंजाइम जो होता है वो फॉस्फेट को रिलीज करता है। तो यहाँ पे अपनी मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड डिस्कस करेंगे।